सड़क मंत्रालय का क्या काम है? सड़क बनाना। घटिया सड़क बनाना या बढ़िया सड़क बनाना? जोर से बोलिए। उद्योग मंत्रालय का क्या काम है? औद्योगिक विकास करना। बढ़िया तरीके से विकास करना या घटिया तरीके से विकास करना? शिक्षा मंत्रालय का क्या काम है? अच्छी शिक्षा देना। तो विदेशी शिक्षा देना या भारतीय शिक्षा देना? सही इतिहास पढ़ाना या झूठा इतिहास पढ़ाना? कानून मंत्रालय का क्या काम है? कानून बनाना। अच्छा कानून बनाना या घटिया कानून बनाना? संस्कृति मंत्रालय का क्या काम है? भारत की संस्कृति को मजबूत करना। तो संस्कृति कैसे मजबूत होगी? उसके लिए कुछ नीतियां लागू करनी पड़ेगी। धर्मांतरण से भारत की संस्कृति मजबूत होती है कमजोर होती? जोर से बोलिए जरा। और घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी या कमजोर होगी? तो भारत की संस्कृति मंत्रालय का काम क्या है? घर वापसी कराना। संस्कृति मंत्रालय काम मेला लगाना नहीं है जगह जगह। क्या काम है उसका? घर वापसी कराना। आप लोग कुछ लोग कहेंगे आर्टिकल 25 तो कहता है जी सब लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। बकवास है। आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करना, और भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब घर वापसी होगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान घर वापसी के जरिए हो सकता है। हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, अपना घर बनाना होता है नौकरशाहों को, बाबुओं को, जो कानून का ड्राफ्ट बनाते हैं। अपना घर बनाना होगा तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, कम से कम 10 घर देख के आएंगे, और किसी एक आर्किटेक्ट की बात भी नहीं मानेंगे, किसी एक के घर की नकल भी नहीं करेंगे। 10 घर में किसी एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, एक के घर के इंटीरियर की नकल करेंगे, एक घर के किचन की नकल करेंगे, और कोशिश क्या होगी? मेरा घर सर्वोत्तम घर बने। ये एफर्ट होता है कि नहीं? ये सबका एफर्ट होता है। बाबुओं को तो मैंने ऐसे कह दिया, ये हमारा आपका भी एफर्ट होता है। अगर हम घर बनाते हैं तो 10 घर देखते हैं, कोशिश होती है कि हमारा घर सबसे अच्छा बन जाए। लेकिन ये बाबू जब भारत के लिए कानून का ड्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं तो एसी के कमरे में बैठे बैठे वहीं कॉफी पी के ड्राफ्ट बना देते हैं। देखते ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अरे कानून बनता किस लिए? समस्या समाधान करने के लिए। कानून किस लिए बनता है? जरा जोर से बोलिए। कानून एक तरीके से दवाई है। तो दवाई किस लिए बनाई जाती है? बीमारी ठीक करने के लिए। तो अगर कोई आप कानून बना रहे हो, इसका मतलब कोई बीमारी ठीक करने के लिए बना रहे हो। अगर आप बीमारी ठीक करने के लिए बना रहे हो तो एक बार यह भी तो देखना पड़ेगा ये बीमारी सबसे कम कहां है। मतलब आप किसके कानून की नकल करोगे? जिसके यहां बहुत बीमारी, किसकी दवाई की नकल करोगे? जिसके यहां बहुत बीमारी हो या जिसके यहां बिल्कुल बीमारी हो ही ना, किसकी नकल करोगे आप? अगर आपको करप्शन रोकना है तो आपको सिंगापुर जापान का कानून देखना पड़ेगा। आपको ड्रग स्मगलिंग रोकना है तो देखना पड़ेगा सिंगापुर में क्या व्यवस्था है, जहां मिनिमम ड्रग है जीरो, लगभग जीरो। 30 साल पहले तक सर सिंगापुर में क्या व्यवस्था थी? बहुत बुरा हाल। उन्होंने सिस्टम बदला। क्या बदला? कि ड्रग मिलने पे देखते गोली मार देंगे। हां, अरे वहां पे वीजा, जब आप पहुंचते हैं, वीजा इमिग्रेशन करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें पीछे लाल रंग की स्टैंप लगाई जाती थी, उस पर लिखा रहता है अगर ड्रग मिला तो देखते गोली मार देंगे। फिर उसमें थोड़ा हंगामा शुरू हुआ तथा कुछ ह्यूमन राइट आके खड़े हो गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऐसे कैसे होगा, कैसे गोली मार देंगे? तो बोले ठीक है, अच्छा गोली नहीं मारेंगे। उन्होंने कानून बना दिया, ड्रग मिलने पे 6 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। हमारे तमिलनाडु का एक लड़का गया था, 900 ग्राम गांजा उसके पास मिला था। गूगल करके देख लेना। इतना साहस वाला काम हमारे लोग कर सकते, बाहर वाले नहीं कर सकते। अरे जब पता था वहां फांसी वाला कानून है, सिंगापुर है, और उसने कहा है 6 महीने में फांसी होगी, तो मत जाते, कहीं और बेच के आते। लेकिन वो भी टेस्ट करने गया था कि सिंगापुर का कानून कैसा काम करता है, और गया कॉलेज के पास, 900 ग्राम गांजा उसके पास, सीधे पकड़ा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया। वहां वो नहीं चलता, पूछताछ, गवाहों के बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन, इस सब फालतू वाला सिस्टम नहीं वहां पे। उसके पास मिला, उसका टेस्ट किया, लाइव रिकॉर्डिंग कर लिया, मीडिया पे चला दिया, लाइव चला दिया, देखो अपने आप क्या बोल रहा है। जो
पुलिस के लोग थे, सवाल पूछते जा रहे थे, कहां से आए, यहां से आए, कैसे किया, यहां से किया, गांजा कहां खरीदा, यहां खरीदा, किसको बेचने वाले थे, इसको बेचने वाले थे, सारा लाइव कर दिया। जज साहब को दिखा दिया, देखो अपने वीडियो में क्या बोला है। हाँ बोला, हाँ अभी तो ये तो गांजा है। 900 ग्राम गांजा पे उठा के फांसी दे दिया। और यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, बेल मिल जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जज साहब को भी थोड़ा बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। इसके पास 9 कुंटल गांजा मिलता है, उसको जमानत मिलती कैसे? ये थ्योरी समझ तक नहीं आई। नोटों का बोरा मिला तब थोड़ा समझ में आया कि क्या हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई हो रखी है। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है और हम रोक नहीं पा रहे। ये ड्रग स्मगलिंग रोकना, ये कोई ड्रग स्मगलिंग कोई लाइलाज समस्या नहीं, दुनिया के कई देशों ने रोक के दिखा दिया। हिम्मत नहीं पड़ रही वहां पे। और अपने यहां सारे वो मलेशिया और पता नहीं कहां से वो काले वाले आते हैं जो सारे ले लेके चले आ रहे। हाँ, नाइजीरिया से, अफ्रीका से चले आ रहे, दिल्ली में आके बेच रहे, भारत की राजधानी में आके बेच रहे। दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पे ड्रग नहीं पहुंच रही और व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके नहीं पहुंच रही है। प्रॉपर नेटवर्क बना हुआ है। करना क्या चाहिए? न रहेगा बांस न बजेगी। कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। कानून का खौफ हमने पैदा ही नहीं किया। 75 साल हो गए आजादी के। आप सुनते होंगे हेट स्पीच खूब चर्चा होती है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है आज तक। अभी पिछले हफ्ते एक लड़की को, शर्मिष्ठा नाम था, 3-4 दिन के लिए जेल में रख के आई और क्या आरोप था? हेट स्पीच। जानते हैं, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच आज तक डिफाइन ही नहीं है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि हेट स्पीच को डिफाइन करिए पहले, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। लॉ कमीशन ने 2017 में अपनी रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट नंबर 267। वो हेट स्पीच उन्होंने डिफाइन करके दिया, लेकिन वो हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि डिफाइन कर देंगे तो मिसयूज नहीं हो पाएगा, और करना मिसयूज है। अगर डिफाइन हो जाएगा फिर तो उसी को ऊपर लगेगा। एक चीज आप बताओ सर, बस ले रहा हूं। हाँ, अभी बस खत्म कर रहा हूं। आज तक माइनॉरिटी हमने डिफाइन ही नहीं किया। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। 5,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च कर रही है, 1,000, 2,000 करोड़ राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। पूरे देश में 20-25,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे खर्च हो रहा है। हु इज माइनॉरिटी? गॉड नोज। भगवान के अलावा और किसी को नहीं पता। अरे माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ? माइनॉरिटी की यूनिट सैकड़े हो सकती है भाई, कुछ 100 लोग हैं, ये माइनॉरिटी है। चलो देश बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि भाई चलो कुछ 1000 लोग, ये कम्युनिटी कुछ 1000 है, ये माइनॉरिटी हो गई। चलो और बड़ा देश है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है। हाँ भाई चलो ये 2-4 लाख लोग हैं देश में, यहूदी हैं, बहाई हैं, पारसी हैं, इनको माइनॉरिटी दे दो। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती, केवल भारत में करोड़ यूनिट चल रही है। जिसकी संख्या करोड़ों में है वो भी माइनॉरिटी बना हुआ है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए हमने 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा यह माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, यह माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा बंद होना चाहिए। जब भारत सेकुलर देश है, भारत में सब एक समान है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों? और इस बाबूजी इस माइनॉरिटी के चक्कर में कन्वर्जन हो रहा है। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है माइनॉरिटी के नाम पे। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब, झुग्गी नंबर 1 में 1000 रुपए वजीफा जा रहा है, झुग्गी नंबर 2 में 1000 रुपए वजीफा जा रहा है, झुग्गी नंबर 3 में हिंदू है, उसको वजीफा मिल ही नहीं रहा। वो लड़ता है, अरे हमको वजीफा क्यों नहीं दे रहे? बोले काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख लो, तुम्हें वजीफा मिल जाएगा। जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है इस माइनॉरिटी कमीशन के चक्कर में हो रहा है। और माइनॉरिटी कमीशन किससे चल रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से। भारत में 90% टैक्स पेयर कौन है? हिंदू। यानी गरीब हिंदुओं, अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आवाज उठाया क्या? नहीं। आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यह हुआ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ लिया। लगातार कंफ्यूजन चल रहा था तो मैंने कहा क्या करें, फिर मैंने PIL फाइल किया। मैंने PIL फाइल किया कि धर्म और रिलीजन को आप डिफरेंशिएट करिए।
प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 20 भेद बताए हैं और आपको नटसेल में बताऊं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। क्या है? धर्म जोड़ता है, रिलीजन, धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। पूरे दुनिया में जो झगड़ा धर्म का नहीं चल रहा है, पूरे दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? रिलीजन का। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। इसलिए मैंने मांग किया कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए। भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द है ही नहीं है, यह सबसे आवश्यक है इसको समझना। भारत के संविधान में 2 शब्द बिल्कुल नहीं है जिन पे पूरे देश में चर्चा हो रही है। भारत के संविधान में WAQF मतलब वफ, वफ नाम का शब्द ही नहीं है। और दूसरा, भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द नहीं है, वक्फ नाम का शब्द नहीं है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि संविधान से देश चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा। और ऐसे दूसरा, भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। मदरसा किसकी आड़ में चल रहा है? आर्टिकल 30 की आड़ में चल रहा है। आज मैं एक बार फिर सभी माननीय जजों से, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह करूंगा, एक बार आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 को मैं 100-150 बार पढ़ चुका हूं, हमको समझ में नहीं आ रहा ये मदरसा अलाउ कर रहा है। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। कौन सा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। अब अगर कोई ये कह रहा होगा रिलीजियस वाला भूल गए होंगे, तो रिलीजियस वाले भूले नहीं है। उन्होंने क्लेरिफाई करने के लिए आर्टिकल 27 में लिख दिया कि भारत की सरकार मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। और मदरसा मानवता को प्रमोट करता है या मजहब को? जोर से बोलिए जरा। और ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए आर्टिकल 28 में संविधान निर्माताओं ने लिख दिया, किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में या सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मदरसों में सेकुलर एजुकेशन होती है, मजहबी तालीम होती है। जोर से बोलिए जरा। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाते, मदरसों में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाते, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाते, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाते, मदरसों में जननी जन्मभूमिश्च नहीं सिखाते। मदरसों में केवल और केवल अपनी मजहबी तालीम दी जाती है। और हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्रियों ने मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसों की डिग्री को वैलिड कर दिया, मदरसों की डिग्री से लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं। यह सारा अत्याचार चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है सांसदों विधायकों से मिलकर उनको टोकने का। उनको पता है ये जाति के आधार पर बटे हैं, भाषा के आधार पर बटे हैं, क्षेत्र के आधार पर बटे हैं, तो उनको जहां से वोट आ रही है उसका काम कर रहे हैं, जहां से नोट आ रही है उसका काम कर रहे हैं। वो सुबह से शाम तक वोट नोट वोट नोट वोट नोट के चक्कर में पड़े। बाकी अंबेडकरवाद, समाजवाद, पेरियारवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, ये सारे केवल जुमले हैं, ये आपको भ्रमित करने के जुमले हैं। एक्चुअल में उनका अंतिम फंडा क्या है? वोट और नोट। और विश्वास नहीं तो आप देख लो, सड़क बनती है क्योंकि जिधर से सड़क जाती है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%, जोर से बोलिए जरा, इधर ज्यादा है कम है? 20। स्कूल बनता है क्यों? जहां स्कूल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20% नोट। हॉस्पिटल बनती है क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनेगी वहां के लोग वोट देंगे, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20%। तो सारे वो काम होते हैं जहां से वोट और नोट आती है। लेकिन लफ्ज जिहाद कैसे रुकेगा? लैंड जिहाद कैसे रुकेगा? धर्मांतरण कैसे रुकेगा? घुसपैठिए कैसे भागेंगे? जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा? आतंकवाद कैसे रुकेगा? माओवाद कैसे रुकेगा? नक्सलवाद कैसे रुकेगा? जिहाद कैसे रुकेगा? मजहबी उन्माद कैसे रुकेगा? इसकी चिंता है क्या? जोर से बोलिए। तो भैया, अपने आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा चिंतन करिए। अगर आप चिंतन नहीं करेंगे तो वो 83 करोड़ लोग चिंतन तो नहीं करेंगे जिनको हर महीने राशन लेना है। सरकारें चाहती हैं गरीबी बढ़ती रहे, गरीबी खत्म करना होता तो हम दो हमारे दो लागू कर चुके होते। सरकारें चाहती हैं गरीबी बढ़ती रहे, क्योंकि गरीबी बढ़ती रहेंगे तो फटाफट वाली स्कीम 1000 रुपए दूंगा, 1500 रुपए दूंगा, सिलेंडर दे दूंगा, सिलाई मशीन दे दूंगा, फोन दे दूंगा, और बताओ और क्या क्या चलता रहता है इधर। ठीक है, हाँ, टीवी दे दूंगा, फ्रिज दे दूंगा। ठीक है, तो मुफ्तखोरी हरामखोरी वाला खेल तभी तक चलेगा जब तक गरीबी है।
गरीबी बंद हो जाएगी तो खेल बंद हो जाएगा। तो भैया वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ, आपके पैसे से देश बर्बाद हो रहा है, आपके पैसे से बतौलेबाजी हो रही है, आपके पैसे से भाषणबाजी चल रही है, आपके पैसे से जो कानून बनने चाहिए वो नहीं बन पाए हैं, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सवाल लेने के पहले एक मेरा नारा है, जरा आप लोग खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हुए। मंच वाले ना खड़े हो, मंच वाले बैठे रहे। बाबूजी आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। सामने वाले आपको पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? और कैमरामैन से कहूंगा हमको ना दिखाएं, आपको दिखाएं, पता चलेगा कौन कितना तेजी से बोल रहा है और कितने जोश से बोल रहा है। हाथ यूं करके बोलना है, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की चुनाव व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से, लब जहाज लैंड जहाज से, ड्रग जहाज पौंड जहाज से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से, मजहबी आयोग और मंत्रालय से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।